हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पर पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता का भाग 4 को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। यह टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में विभिन्न राज्यों के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में तथा CBSE बोर्ड की परीक्षा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अब शुरू किया जाए। उसके लिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो 2 आवेशों से निर्मित है, 2 आवेशों का निकाय है, एक आवेश प्लस क्यू, दूसरा आवेश माइनस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश को हम किसी एक बिंदु सपोज किया जाए ए बिंदु पर स्थित है प्लस क्यू आवेश, और दूसरा बिंदु बी है जिस पर माइनस क्यू आवेश, और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई माना जाए कि 2a है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को प्रायः 2a या 2l से सूचित किया जाता है, और विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O, सेंटर O है। तो केंद्र O से हमें r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, सपोज किया जाए कि केंद्र विद्युत द्विध्रुव AB जिसके A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तथा B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के निकाय 2 समान तथा विपरीत, समान परिमाण तथा विपरीत स्वभाव के 2 आवेशों से निर्मित प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इसका विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O से माना जाए कि r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव का कुल मान या विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जैसा कि मैंने पहले ही कहा 2a या 2l होती है। तो यहाँ सपोज किया जाए, यहाँ माना जाए कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। तो केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की दूरी a, और फिर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से माइनस क्यू आवेश की दूरी भी a होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर। तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, जिसे P वेक्टर, P सदिश द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल p संकेत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और उस पर एक तीर का निशान, जो कि चूँकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, जिस दिशा को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को इस चित्र में दर्शाया गया है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब B बिंदु से A बिंदु की ओर। अब यहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर, उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मालूम करना होगा, तथा फिर B पर, विद्युत द्विध्रुव के दूसरे बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना होगा, तथा इन दोनों विद्युत विभवों को जोड़ दिया जाए। को जोड़ने पर पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर कुल विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा। तो उस विद्युत विभव का व्यंजक हमें मालूम करना है। तो इसके लिए अब विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं, मतलब दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को P बिंदु से मिला दिया जाए। तो P बिंदु से अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। P बिंदु से माइनस क्यू आवेश को भी P बिंदु से यहाँ मिलाया गया,
जिसकी दूरी हम सपोज करते हैं, मानते हैं इसका दूरी को मान लिया जाए R2 है। माना कि विद्युत द्विध्रुव के बिंदु B जिस पर आवेश -q है, तो -q विद्युत द्विध्रुव के -q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है? R2 है। और ऐसा हमें विद्युत द्विध्रुव के -q आवेश को P बिंदु से मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है B, -q से P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, उस दूरी को हमने R2 सपोज किया। और इसी प्रकार अब हम +q, विद्युत द्विध्रुव के +q जो यहाँ धन आवेश है इसका +q, और वहाँ से +q आवेश को P बिंदु से मिला दिया जाए। P बिंदु से मिलाया गया, यहाँ +q आवेश से P बिंदु को मिलाया गया। विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश +q से P बिंदु को मिलाया गया, जहाँ पर कि विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से P बिंदु की दूरी R है। अब इस दूरी को सपोज किया जाए, इस दूरी को सपोज किया जाता है कि A बिंदु से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई या दूरी R1 है। मतलब +q आवेश से विद्युत द्विध्रुव के +q आवेश, धन आवेश +q से P बिंदु की दूरी R1 है, तथा विद्युत द्विध्रुव के -q, दूसरा आवेश -q है, उस जो B पर स्थित है, तो -q आवेश से P बिंदु की दूरी R2 है। जबकि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से P बिंदु की दूरी, जहाँ विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, वह दूरी R है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र 1 हो गया, यह चित्र 1 है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P को दर्शाया गया है। तथा फिर A बिंदु विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश +q तथा -q को P बिंदु से मिलाया गया है, जिनकी दूरियां क्रमशः R1 तथा R2 है। अब यहाँ पर एक सपोज किया जाए कि OP जो रेखा है, मतलब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से या विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण जिसकी दिशा -q से +q की ओर है, उसकी दिशा से थीटा कोण बनाता है। ये कोण थीटा हो गया। तो अब OP रेखा का झुकाव, दूसरा जो कोण है यहाँ पर, कोण BOP, यह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये अगर थीटा सपोज किया जाए, OP रेखा का विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा या विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसकी दिशा से झुकाव थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये दूसरा आसन्न, माने दोनों आसन्न कोणों का ये आसन्न कोण हो गया, दूसरा आसन्न कोण ये 180 डिग्री माइनस थीटा, BOP = 180 डिग्री माइनस थीटा। चूँकि आसन्न कोणों का योग, किसी बिंदु पर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस आधार पर 180 डिग्री माइनस थीटा कोण BOP तथा कोण AOP = थीटा। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश, अगर यहाँ पर बिंदु आवेश O बिंदु पर Q आवेश मान लिया जाए, तो इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई Q/R। ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश Q के कारण, जो कि हवाई निर्वात में स्थित हो। बिंदु आवेश अगर निर्वात में स्थित हो तो उसके कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q/R होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पर दो विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश है, एक +q है, दूसरा -q है। तो पहले बिंदु आवेश +q के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक या विद्युत विभव का मान प्राप्त कर लिया जाए। तो आप लोग लिखें, विद्युत द्विध्रुव के सूत्र का उपयोग करते हुए विद्युत द्विध्रुव के +q आवेश के कारण, बिंदु आवेश +q जो A बिंदु पर स्थित है, बिंदु आवेश +q के कारण P बिंदु, जिसकी दूरी +q आवेश से दूरी को यहाँ R1 माना गया है, AP1 दूरी R1 है, BP2 दूरी R2 है। यहाँ पर AP दूरी, डाइपोल की लंबाई AB = 2a है, और AP दूरी को माना गया है, AP दूरी को R1 माना कि डाइपोल की लंबाई AB = 2l, विद्युत ध्रुव की लंबाई AB 2a है। A से P की दूरी, +q आवेश से P बिंदु की दूरी को R1 माना गया, B बिंदु से P की दूरी को R2 माना गया। और यहाँ पर जो एंगल है, झुकाव कोण, OP रेखा का विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से या विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण के साथ जो झुकाव है, कोण AOP = थीटा है। तो कोण BOP हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोण BOP ज्यामिति से 180 डिग्री माइनस थीटा। इतना चीज़ हमने सपोज किया है। और डाइपोल के केंद्र से दूरी O से P की दूरी कितनी है,
विद्युत ध्रुव के केंद्र से पी बिंदु की दूरी कितनी है, आर है। ओपी इक्वल्स टू आर, ओपी बराबर आर है, जिस बिंदु पी पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है पूरे डाइपोल के कारण। तब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे विद्युत इस फार्मूला का, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर पी पर विद्युत विभव V = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई आर। तो विद्युत ध्रुव के बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, जो कि ये बिंदु पर स्थित है, के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु कौन है, P है। R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान या व्यंजक कितना होगा, विद्युत विभव, इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। V = 1/4πε0 क्यू बाई आर। अंतर यही है कि यहाँ पर ए से पी बिंदु की दूरी कितनी है, R1 है, आर की जगह R1 करना होगा, और आवेश तो वही है यहाँ पर प्लस क्यू है, और फिर बी पर माइनस क्यू के कारण। तो इसको सपोज किया जाए V1 = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई प्लस क्यू अपॉन दूरी कितनी होगी, ए से पी की दूरी, AP = R1। ये R1 हो गया, यह इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी प्रकार विद्युत ध्रुव के बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक या विद्युत विभव का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार V2 वह होगा क्या, V2 होगा। इसी प्रकार विद्युत ध्रुव के बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, विद्युत ध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू बिंदु आवेश माइनस क्यू है दूसरे बिंदु पर, अब बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर, यहाँ पर कि हमें कुल विद्युत विभव मालूम करना है पूरे विद्युत ध्रुव के कारण, पी बिंदु पर विद्युत विभव, पी बिंदु पर विद्युत विभव V2 = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू अपॉन, क्योंकि बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू अपॉन, और बीपी दूरी, बी से माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी बीपी है, जो कि R2 है, माइनस क्यू बाई R2। यह इक्वेशन 2 हो गया, यह समीकरण 2, इसे समीकरण 2 माना जाए। अब विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के कारण इस सूत्र का इस्तेमाल उपयोग करते हुए V = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर का उपयोग करते हुए हमने विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्राप्त कर लिया। V1 = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई प्लस क्यू बाई R1, तथा फिर विद्युत ध्रुव के बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव V2 = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू बाई R2 प्राप्त कर लिया। इसलिए अब पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसमें दोनों आवेशों के कारण, मतलब पूरे विद्युत ध्रुव का मतलब विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के कारण पी बिंदु पर कुल विभव या परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V = V1 + V2। इसलिए पूरे विद्युत ध्रुव के कारण पी बिंदु पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, इसलिए पी बिंदु पर पूरे विद्युत ध्रुव के कारण पी बिंदु पर कुल विभव या परिणामी विभव पूरे विद्युत ध्रुव के कारण कुल विभव V = V1 + V2, और उसमें V1 है 1/4πε0 क्यू बाई R1, और यह है 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू बाई R2। तो दोनों टर्म में 1/4πε0 क्यू कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, इसलिए V = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाहर कर लेते हैं, क्यू, ये पूरा टर्म बाहर, पूरा दोनों में कॉमन है, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो क्यू टर्म इसमें कॉमन है दोनों में, और 1/4πε0 इसको बाहर कर लिए। तो नीचे फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R1 दैट इज 1/R1, और सेकेंड टर्म में चूँकि निगेटिव है, ये बीच में तो प्लस ही होगा V1 + V2, लेकिन आगे माइनस है यहाँ पर, माइनस क्यू, इससे बीच का टर्म माइनस हो जाएगा निगेटिव, और इस टर्म में भी 1/4π, सेकेंड टर्म में इस समीकरण 2 में मतलब V2 वाले टर्म में भी 1/4πε0 क्यू बाहर किए हैं, तो इतना टर्म बाहर, तो यहाँ बचेगा केवल -1/R2, माइनस है तो -1/R2, -1/R2। तो हमने कुल पूरे विद्युत ध्रुव के कारण, मतलब विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर कुल विभव
हमने प्राप्त कर लिया। दोनों के कारण, दोनों आवेशों के कारण पी बिंदु पर, दोनों बिंदु आवेशों के कारण, विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव का मान V1 V2 प्राप्त करके दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर कुल विभव V = 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, बाहर हो गया, कॉमन हो गया इतना टर्म 1/4πε0 इंटू क्यू, तो ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। अब हमें ज्यामिति की सहायता से 1/r1 और तथा 1/r2 का मान ज्ञात करना है, तथा 1/r1 1/r2 ज्ञात हो जाएगा और उसको हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो हमें पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को 1/r1 तथा 1/r2 का वैल्यू मालूम करना है ज्यामिति से, इस चित्र की ज्यामिति से, और उसको समीकरण 3 में रखा जाएगा, तो पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त होगा। तब ज्यामिति का उपयोग करते हैं इस ट्रायंगल में AOP में r1² = r² + a² - 2ra cos थीटा। इसमें त्रिभुज का गुण का उपयोग करते हुए तो लिखें त्रिभुज AOP में, और उसके बाद फिर उसी प्रकार BOP में भी ये एंगल थीटा है तो 180 - थीटा, तो r2² = r² + a² - 2ra cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ज्यामिति से त्रिभुज AOP में r1², चूँकि हमें दूरी मालूम करना है 1/r1 और फिर 1/r2, तो पहले हम r1 मालूम कर लें और r2, तब 1/r1 और तथा 1/r2 उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम लेकर के 1/r1, r1 का व्युत्क्रम 1/r1, r2 का व्युत्क्रम 1/r2 होगा। तो r1² = r² + a² - 2ra cos थीटा, यह r1 का वैल्यू आ गया। इसे समीकरण 4 मान लिया जाए, और फिर से त्रिभुज का गुण का उपयोग करते हुए त्रिभुज BOP में भी BOP से r2 का वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। एवं त्रिभुज BOP में फिर त्रिभुज का गुण का उपयोग करते हुए r2² = r² + a² - 2ra cos 180 - थीटा। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा = माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो + 2ra cos थीटा, चूँकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा = माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ चूँकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा होगा इस त्रिभुज में, तो BOP में, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा = माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हमने लिख दिया, ये 5 है। यहाँ लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा = माइनस cos थीटा। तो इस प्रकार से हमें r1² तथा r2² का वैल्यू मालूम हो गया, लेकिन हमें प्राप्त करना है 1/r1 और 1/r2। तो पहले r1 निकाल लिया जाए समीकरण 4 से। तो अब समीकरण 4 से r1² है, तो r1² = अब इसके RHS में r² यहाँ कॉमन ले लिया जाए r1 का वैल्यू मालूम करने के लिए, तो r² कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म को। तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म चूँकि r² पूरा बाहर हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 होगा, सेकेंड टर्म में r² नहीं है तो r² से डिवाइड करना पड़ेगा, a² / r², फिर r² को अंदर लाएंगे तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमें a² मालूम हो जाएगा, -2ra cos थीटा, और यहाँ भी r² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो r से r² का एक टर्म हर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2a cos थीटा अपॉन, चूँकि r² से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर r ऊपर में न्यूमरेटर में है उपस्थित अंश में, तो r न्यूमरेटर का r से डिनोमिनेटर का r² का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a cos थीटा नीचे केवल हर में केवल डिनोमिनेटर में केवल r बचेगा, तो r² + a² अपॉन r² अंडर ब्रैकेट 1 + a² / r² - 2a cos थीटा अपॉन r।
लेकिन यहाँ पर अगर आर का ये ओ से विद्युत ध्रुव के केंद्र ओ से पी बिंदु की दूरी आर का वैल्यू, आर का मान डाइपोल के लेंथ से विद्युत ध्रुव की लंबाई से बहुत ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो इस टर्म को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ए स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी छोटा, आर स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी बड़ा, तो इस टर्म को डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो जाए, लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर R1 इक्वल्स टू, अब R1 स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे बाएं साइड से, तो स्क्वायर रूट माने वर्गमूल हो जाएगा दाईं ओर, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल केवल आर, और यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, और इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि आर स्क्वायर का तो वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया केवल आर, लेकिन अंदर ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है उसका पूरा पर होल पर वर्गमूल होगा, पूरे पर वर्गमूल होगा, मतलब 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है पावर हाफ, 1/2 हो गया। और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर को क्या किया है, नेगलेक्ट किया है, छोड़ा है, चूँकि आर का वैल्यू ए से काफ़ी बड़ा है। अगर मान सपोज किया जाए आर का वैल्यू ए से काफ़ी बड़ा है उस स्थिति में, तो इक्वेशन 6 हो गया। और यहाँ पर चूँकि आर का वैल्यू को हमने बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज ए के कंपेरिजन में माना है, मतलब विद्युत ध्रुव की लंबाई का आधा ए हो गया, हाफ ए हो गया, तो उससे आर का वैल्यू बहुत लार्ज है, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर तो लार्ज है तो आर स्क्वायर तो और भी लार्ज होगा, तो 1/r स्क्वायर उतना ही और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म को छोड़ दिया गया ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का। तो R1 मालूम हो गया, जब R1 मालूम हो गया तो R2 भी हमको 1/r1 भी मालूम हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, देयरफॉर 1/r1, देयरफॉर 1 इसलिए 1/r1 इक्वल टू, इसका पूरा उल्टा कर देते हैं, 1 अपॉन इतना, ये पूरा टर्म को नीचे 1/1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, पावर हाफ अब नीचे में आ गया 1/2। 1/r1 को हम इस ढंग से लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर पावर हाफ, तो 1/r1 इसका उल्टा ले लिए, व्युत्क्रम ले लिए, तो 1/r1 इक्वल टू 1/r अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर हाफ, ये नीचे चला, रेसिप्रोकल में चलाया। अब इस पावर, इसको ब्रैकेट के अंदर के टर्म, इस ब्रैकेट वाले टर्म को 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर हाफ को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया तो 1 हो गया ये, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हाफ करना होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे इस टर्म को, तो माइनस हाफ हो जाएगा, 1/r इंटू 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर पावर माइनस हाफ। अब हम अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर पावर हाफ को ऊपर ले जाते हैं, तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं 1/r1 इक्वल्स टू 1/r, आर को नीचे ही रहने दिया जाए, लेकिन ब्रैकेट वाले टर्म को ऊपर किया जाए तो प्लस हाफ, पावर नीचे है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा पावर प्लस हाफ से ऊपर जाकर अंश में जाने पर माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि हर में डिनोमिनेटर में प्लस हाफ है, तो अंश में जाने पर माइनस हाफ। अब यहाँ पर द्विपद विस्तार का उपयोग करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, और जो x का जो हायर पावर्स है उसको हम नगण्य मानेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू x के जगह यहाँ पर 2a/r है, तो इसका स्क्वायर होगा 1/r स्क्वायर, 1/r3, 1/r4 का वैल्यू, मतलब r का पावर जितना बढ़ेगा तो उतना ही 1/r स्क्वायर, 1 से छोटा 1/r3, 1/r3 से छोटा 1/r4, तो इस ढंग से हायर ऑर्डर जो r का होगा वह छोटा, वह स्मॉल होता जाएगा, 1/r का हायर ऑर्डर, तो इसलिए उन सभी टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, केवल एक टर्म को हम 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, मैंने एक टर्म को केवल रखेंगे, x के जगह यहाँ पर 2a अपॉन r कॉस थीटा है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अब 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, तो यहाँ पर टर्म माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 1 माइनस एक्स का पावर n है, तो पावर n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस और
पावर n की जगह माइनस हाफ है, तो ये x के बदले में 2a/r cos थीटा है, उसके पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2a/r cos थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ? द्विपद विस्तार से, द्विपद विस्तार, बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद विस्तार से, फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, अंग्रेजी में बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स का पावर n इजकल टू 1 प्लस nx, और प्लस और भी टर्म होता है हायर ऑर्डर टर्म जिसको हम छोड़ रहे हैं, तो इसलिए 1 प्लस एक ही टर्म लिया, n का एक ही पावर लिया, x का एक ही पावर, माने फर्स्ट पावर को ही यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट माने n मल्टीप्लाई होगा, पावर n में था, x के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और तो इसी ढंग से अब x का पावर जो होगा और पावर जो होगा, x के बदले में टर्म है 2a/r cos थीटा, और उसमें भी r नीचे में है, तो इसका जो हायर पावर होगा तो 1/r स्क्वायर, फिर 1/r3, फिर 1/r4, फिर 1/r5, वो सब काफ़ी छोटा होता जाएगा, तो उसको हमने छोड़ दिया, उस टर्म को केवल एक ही टर्म लिया, 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस nx, यहाँ x की जगह 2a/r cos थीटा है और n की जगह माइनस हाफ है, माइनस हाफ इस टर्म x मतलब 2a/r cos थीटा के पहले मल्टीप्लाई हो गया द्विपद विस्तार का उपयोग करते हुए, इसलिए 1/r1 का उपयोग कर 1/r1 का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, 1/r1 प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस a/r cos थीटा, और यह इक्वेशन होगा 7, 6 तक हमने प्राप्त किया था, ये 7 हो गया। इक्वेशन नंबर 7, 1/r1 इक्वल टू 1/r अंडर ब्रैकेट 1 प्लस a/r cos थीटा। तो इस प्रकार त्रिभुज AOP में त्रिभुज के गुण का उपयोग करते हुए, ज्यामिति का उपयोग करते हुए हमने R1 पहले प्राप्त किया, उसके बाद 1/r1 मालूम हो गया। इसी ढंग से अब समीकरण 5 में हमने R2 का वैल्यू भी, R2 स्क्वायर का वैल्यू ऑब्टेन किया था, तो उसके हेल्प से हम इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं 1/r2 त्रिभुज BOP में त्रिभुज का गुण का उपयोग करते हुए, समीकरण 5 की हेल्प से जो हमने ऑब्टेन किया था, R2 स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा, ऊपर वाला में था त्रिभुज AOP में R1 स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, और इसमें चूँकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा है, OP मतलब R तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत या विद्युत ध्रुव का अक्ष के बीच का झुकाव कोण, तो इसमें हम इस समीकरण 5 की हेल्प से, जैसे हमने समीकरण 7 ऑब्टेन किया उसी ढंग से 1/r1 ऑब्टेन किया, उसी ढंग से 1/r2 उपयोग मालूम कर सकते हैं। तो सीधे हम लिखें, इसी प्रकार समीकरण 5 का उपयोग करते हुए हम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम 1/r2 ऑब्टेन कर सकते हैं। 1/r2 इक्वल्स टू 1/r अंडर ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो उसमें माइनस हो जाएगा, a/r cos थीटा। इसी ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने 1/r1 प्राप्त किया समीकरण 7 में। यह समीकरण 8 हो जाएगा, यह समीकरण 8 हो गया। अब हमने 1/r1 तथा 1/r2 ऑब्टेन कर लिया, तो पूरे विद्युत ध्रुव के कारण, मतलब पूरे विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर कुल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव का मान व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो उसमें हमने प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत ध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव V2, दोनों को जोड़ने पर V इक्वल टू 1/4πε0 Q मल्टीप्लाइड बाई Q अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो समीकरण 3 में अब हम रख दें समीकरण 7 तथा 8 से 1/r1 तथा 1/r2 का मान। तो समीकरण 3 में सभी 1/r1 तथा 1/r2 के मानों को रखा जाए 7 तथा 8 से। तो समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 में 1/r1 एवं 1/r2 के मानों को रखने पर, जो कि हमें समीकरण 7 तथा 8 में प्राप्त हुआ है, मानों को रखने पर अब हमें 1/r1 का मान यहाँ है 7 में है और 1/r2 का मान 8 में है। हम रखेंगे कहाँ? समीकरण 3 में, जो कि बोर्ड पर नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें हम पुट करें तो रखने पर v इक्वल्स टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q 1/r1 का मान हो गया 1/r 1 प्लस
A/R cos थीटा। तो 1/r इसमें भी है और 1/r2 में भी 1/r है, तो 1/r को पूरा बाहर कर लेते हैं पूरे ब्रैकेट से। तो 1/r का मतलब Q/r कर दें हम, तो केवल ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 1 + A/r cos थीटा माइनस है 1/r2, तो -1, और ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस A/r इंटू cos थीटा। ये +1 -1 कैंसिल हो गया, चूँकि बीच में माइनस साइन था। 1/r2 का वैल्यू इतना है, 1/r 1 माइनस A/r cos थीटा, तो इसीलिए हम पहले बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर का टर्म। तो अब हमें मालूम हो गया, ये ऑब्टेन हुआ, प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई Q/r मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो A/r cos थीटा प्लस A/r cos थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो 2A/r cos थीटा। अब यहाँ पर r इंटू आर क्या हो जाएगा, r², और Q इंटू 2A, विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश का मान Q है, प्लस Q का भी मापांक Q होगा, माइनस Q का भी मॉड मापांक Q ही होगा, तथा 2A क्या है, विद्युत ध्रुव की लंबाई। 2A हमने शुरू में ही माना है विद्युत ध्रुव की लंबाई, AB = 2A डाइपोल की लंबाई। तो Q इंटू 2A एक सदिश राशि है जिसे विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान हो गया P वेक्टर का मॉड, मान P वेक्टर का मापांक केवल स्मॉल p हो जाएगा, तो Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं, इसलिए ये भी है, कुल विभव का मान है, इसलिए V = यही फाइनल व्यंजक आएगा जो अंतिम व्यंजक है विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का। तो Q इंटू 2A क्या हो गया, P हो गया, P cos थीटा अपॉन R इंटू R r²। और यही इक्वेशन नंबर 9, यह किसी विद्युत ध्रुव के कारण, यह अभिष्ट व्यंजक है जो हमें मालूम करना था। यह अभिष्ट व्यंजक है, मतलब विद्युत ध्रुव के कारण उसके केंद्रों से विद्युत ध्रुव के केंद्रों से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना P cos थीटा अपॉन r²। मतलब यहाँ पर विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव केवल r पर निर्भर कर रहा था, केवल r पर, r का रेसिप्रोकल था, माने V = 1/r। r दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटेगा, यहाँ भी दूरी का बढ़ने पर विभव का मान और तेजी से घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/r², यहाँ पर भी 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी बढ़ने के साथ, डाइपोल के केंद्र से P बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ विद्युत विभव का मान तेजी से घटेगा विद्युत ध्रुव के केस में। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव केवल निर्भर कर रहा था चार्ज पर, Q पर, और फिर R पर केवल निर्भर कर रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन यहाँ पर विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव वह आवेश पर निर्भर न कर विद्युत ध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है, जिसमें कि विद्युत आवेश का प्रत्येक आवेश का परिमाण तथा लंबाई, विद्युत ध्रुव की लंबाई दोनों शामिल है विद्युत ध्रुव आघूर्ण में। तो P पर निर्भर करता है, और फिर दूरी का स्क्वायर मतलब 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर cos थीटा पर भी डिपेंड करता है, मतलब जो झुकाव कोण है, मतलब विद्युत ध्रुव के केंद्र से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब R हो गई, दूरी R हो गई, तो उसका विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण की दिशा या विद्युत ध्रुव के अक्ष की दिशा से झुकाव कोण उसके कोज्या पर भी निर्भर करता है, कोसाइन इंक्लिनेशन पर भी, थीटा पर भी निर्भर करता है। अगर थीटा का मान 0 रखा जाए तो अक्षीय स्थिति होगा, तो वहाँ पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान मतलब इसी अक्ष पर रखा, इसी लाइन पर AB के लाइन के लॉन्ग P बिंदु को रखा जाए तो अक्षीय स्थिति होगा, थीटा 0 होगा, तो उस स्थिति में विद्युत विभव का मान महत्तम होगा। जबकि थीटा अगर 90 रखा जाए, निरक्षीय स्थिति, विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति, दैट इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन, तो वहाँ पर थीटा = 0, तो वहाँ पर विद्युत विभव का मान, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान उसके निरक्षीय बिंदु P पर शून्य हो जाएगा, cos 90, थीटा = 90 निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत विभव का मान विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वह शून्य होगा, किसी भी बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर कहीं भी रखा जाए शून्य होगा, जबकि अक्षीय बिंदु पर, विद्युत ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत ध्रुव का मान महत्तम होगा। तो अब इसको हम P cos थीटा को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, P cos थीटा को, विद्युत विभव तो अदिश राशि है, और यहाँ Q × 2A को हमने P लिखा है, यहाँ पर Q × 2A विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान है, यहाँ Q × 2A = P है, स्मॉल p, जो कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान, ये सदिश राशि है, लेकिन इसका मान हो जाएगा दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का मान गुने विद्युत ध्रुव की लंबाई 2A = P, जो कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान है।
तो अब इसको हम पी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, पी वेक्टर डॉट आर कैप। तो इस इक्वेशन को एक और इक्वेशन के टर्म में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत ध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक को, जो हमने इक्वेशन 9 में, समीकरण 9 में प्राप्त किया, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा को हम लिखा जा सकता है, चूँकि पी कॉस थीटा को लिखा जा सकता है पी वेक्टर डॉट आर कैप। और पी वेक्टर डॉट आर कैप को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर का मॉड ए डॉट बी, मतलब दो सदिशों के अदिश गुणन का सूत्र का उपयोग कर पी का मॉड आर कैप का मॉड इंटू कॉस थीटा। और पी वेक्टर का मॉड केवल पी होगा, आर कैप का मॉड 1 होगा, इकाई सदिश का मान 1 होता है इंटू कॉस थीटा। तो हमने पी कॉस थीटा फिर प्राप्त कर लिया। मतलब पी कॉस थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखा, सदिश रूप में लिखा जा सकता है दो सदिशों के अदिश गुणन का उपयोग करते हुए पी वेक्टर डॉट आर कैप। यहाँ आर कैप क्या है? आर कैप ओपी की दिशा में, मतलब जो स्थिति सदिश है ओ से पी को मिलाने वाली रेखा को अगर दिशा प्रदान किया जाए ओ से पी की ओर, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर कैप क्या है? ओपी वेक्टर। आर कैप है आर वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश, ओपी वेक्टर के अनुरेख, ये स्थिति सदिश हो गया। वो बिंदु से अगर वो बिंदु को मूल बिंदु मान लिया जाए तो ओपी वेक्टर की दिशा, यहाँ पर ओ से पी की दिशा दिया जाए तो ओ से पी की दूरी जो होगी विस्थापन, ओ से पी का विस्थापन, वो स्थिति सदिश हो जाएगा। तो आर कैप हो गया आर वेक्टर की दिशा में के अनुरेख इकाई सदिश, के अनुरेख इकाई सदिश हो गया। आर कैप हो गया आर वेक्टर ओपी वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश। तो इस प्रकार हम समीकरण विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है उसको लिख सकते हैं हम। फाइनली इसको लिख सकते हैं, समीकरण 9 को लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 9 को लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई पी कॉस थीटा को लिखा जा सकता है पी वेक्टर डॉट आर कैप, जहाँ आर कैप स्थिति सदिश आर वेक्टर के अनुरेख ओपी वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश है, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। और यही फाइनल व्यंजक हो गया एक समीकरण जिसे 10 से निरूपित किया गया। और निरक्षीय बिंदु पर पहले ही हमने कहा निरक्षीय बिंदु पर थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो निरक्षीय बिंदु पर थीटा 0, तो विद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान कहीं भी होगा तो वह क्या होगा? 0 होगा। तो विद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर थीटा इक्वल टू 90, विद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु का मतलब है विद्युत ध्रुव के लंब समद्विभाजक पर बिंदु होगा, ये ठीक है, इसके लंब समद्विभाजक पर हो जाएगा तो उस स्थिति में निरक्षीय बिंदु कहलाता है। निरक्षीय बिंदु पर चूँकि थीटा 90 होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु होगा निरक्षीय बिंदु, तो इसलिए विद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा समीकरण 9 से v इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस 90 चूँकि 0, इसलिए निरक्षीय बिंदु पर कहीं भी विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, एक ऑप्शन में 0 होगा, दूसरा ऑप्शन में और भी हो सकता है। तो 0 होगा, महत्तम होगा, न्यूनतम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर कहीं भी विद्युत विभव का मान v इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया समीकरण 9 तथा 10 में। और इस प्रकार यह वीडियो अब इसी व्यंजक को प्राप्त करने के लिए यह वीडियो बनाया गया था, जो कि समाप्त होता है। लेकिन इतना बतलाते हुए कि इस टॉपिक को, मतलब विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक को अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले ही पिछले साल ही बना दिया है, बहुत पहले ही बना दिया है, पिछले साल ही। लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, छात्राओं के लिए मैंने हिंदी माध्यम में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाने का निर्णय किया है। उसी के तहत यह वीडियो भी बनाया गया। और आगे भी जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, इसमें कुछ चैप्टर का इसमें किया भी गया है, बुक 1 में भी और बुक 2 में भी, लेकिन बचे हुए चैप्टर्स के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी माध्यम में भी वीडियो उसका बनाया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप सभी को, तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, दूसरों को भी इसके बारे में बतलाएं, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी, आपके साथी विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें इस वीडियो का। तथा
सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।